नमस्कार। आज हम प्रकाशिक सक्रियता यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। ईयर 1811 में साइंटिस्ट आर्गो दो निकोल प्रिज्म के बीच में क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखकर कुछ प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्वार्ट्ज क्रिस्टल में उसके ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जब गुजरती है तो उसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन किसी एंगल पर घूर्णित हो जाते हैं। अर्थात जब कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्वार्ट्ज क्रिस्टल के प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश क्रिस्टल में गुजरता है, तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश का कंपन तल है वो किसी एंगल से, किसी कोण से घूर्णित हो जाता है। ये प्रक्रिया प्रकाशिक घूर्णन कहलाती है और ऐसे पदार्थ प्रकाशिक सक्रियता दिखाने वाले, प्रदर्शित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। चूंकि कंपन तल का घूर्णन होता है, स्पष्ट है कि ध्रुवण तल चूंकि कंपन तल के लंबवत होता है, तो ध्रुवण तल भी उसी एंगल से, उसी कोण से घूर्णित होता है। तो हम इसे ध्रुवण तल के घूर्णन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दूसरी तरह से कहें कि यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें से यदि समतल ध्रुवित प्रकाश गुजरता है तो उसका ध्रुवण तल किसी कोण से घूर्णित हो जाता है। इसे प्रकाशिक सक्रियता या प्रकाशिक घूर्णन कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल दिखाया गया है जिस पर कि आर्गो वैज्ञानिक जो थे 1811 में स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ उन्होंने निकोल प्रिज्म रखा हुआ था और इन दोनों क्वार्ट्ज के दोनों तरफ निकोल प्रिज्म रखा हुआ था। तो जो इस तरफ निकोल प्रिज्म रखा था उसे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो रहा था, और ये यानी कि ये एक ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्रिएट कर रहा था, और यहाँ यानी कि ये पोलराइजर की तरह से वर्क कर रहा था ये वाला निकोल प्रिज्म, और इधर रखा हुआ निकोल प्रिज्म एनालाइजर की तरह, मतलब वो ये चेक कर रहा इससे ये चेक हो रहा था कि ये ध्रुवित प्रकाश है कि नहीं जो प्राप्त हो रहा है। तो दो निकोल प्रिज्म दोनों तरफ रखे हुए थे और बीच में ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखा हुआ था, और ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सिस है यानी कि प्रकाशिक अक्ष है। तो यहाँ से जब ध्रुवित प्रकाश इस निकोल प्रिज्म से जो यहाँ रखा था, ध्रुवित प्रकाश निकल के जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल में एंटर कर रहा है ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो कंपन है ये कंपन तल हो गया। तो ये देखिए
घूर्णित हो रहा है, तो ये घूर्णित होकर बाहर इस प्रक्रिया को प्रकाशिक घूर्णन कहते हैं और पदार्थ को प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहलाता है। केवल क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, बल्कि कई दूसरे भी पदार्थ इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोरेट, सोडियम ब्रोमेट, सिनेबार क्रिस्टल, केन शुगर। यदि शुगर का सॉल्यूशन यानी कि चीनी को यदि पानी में घोला जाए, टर्पेंटाइन यानी टारपीन का तेल, सॉल्यूशन ऑफ कैम्फर इन अल्कोहल यानी कि कपूर को यदि अल्कोहल में घोला जाए, तो कई ऐसे पदार्थ हैं जो कि प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, उसके ध्रुवण तल को एक कोण से घूर्णन कर देते हैं। ऐसे पदार्थ प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी कि जो एग्रो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 निकोल प्रिज्म के बीच में क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखा हुआ था और उसका वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने पाया कि ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश इसमें से निकल रहा है, वो उसका जो कंपन तल है, यानी दूसरी तरह से आप ध्रुवण तल भी कह सकते हैं, ध्रुवण तल एक एंगल से घूर्णित हो जाता है। तो एक्चुअली यदि आप इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यहाँ पर नहीं रखते हैं और ये निकोल प्रिज्म है पहला वाला और ये दूसरा वाला निकोल प्रिज्म है, यदि ये क्रॉस्ड स्थिति में रखे हुए हैं दोनों, तो यहाँ से जो समतल ध्रुवित प्रकाश पहुंचेगा, चूंकि ये निकोल प्रिज्म क्रॉस्ड स्थिति में है, इसलिए यहाँ कोई भी प्रकाश आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल यहाँ पर रखेंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ प्रकाश प्राप्त होता है। यदि आप फिर इसे घुमाएंगे, ये वाला जो क्रॉस्ड निकोल प्रिज्म है, इसको यदि आप घूर्णन करेंगे, तो यहाँ पर फिर एक स्थिति प्राप्त होगी, जबकि आपको यहाँ प्रकाश बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। तो स्पष्ट है कि यदि प्रकाश बिल्कुल प्राप्त नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि जो यहाँ से क्वार्ट्ज से निकलकर जो लाइट आगे बढ़ रही है, वो भी समतल ध्रुवित ही है। अदरवाइज भले ही आप इसे घूर्णित करें, तो यहाँ पर प्रकाश आपको मिलते रहना चाहिए अगर ध्रुवित प्रकाश नहीं होता। ध्रुवित प्रकाश है तभी एक स्थिति ऐसी आती है जब बिल्कुल भी प्रकाश आपको प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर वो स्थिति प्राप्त होती है जहाँ पर बिल्कुल भी प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। तो स्पष्ट है कि जो अभी भी जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से निकल रहा है प्रकाश, वो समतल ध्रुवित है। अब आप इसे और घूर्णित करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रकाश प्राप्त होगा। तो स्पष्ट है कि जो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल ने इससे घूर्णन तल को रोटेट कर दिया है, घूर्णित कर दिया है, ध्रुवण तल को घूर्णित कर दिया है, रोटेट कर दिया है। इसी कारण से अब हमें ये जो एनालाइजर है यानी निकोल प्रिज्म में इसे और ज्यादा घूर्णित करना पड़ रहा है, उसी एंगल से घूर्णित करना पड़ रहा है, तब आपको यहाँ पर प्रकाश प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये कितने एंगल पर ये प्रकाश ध्रुवण तल घूर्णित होगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले बात करें कि ये किस एंगल पर ये घूर्णित होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो आपने जिस पदार्थ से प्रकाश सक्रिय पदार्थ से ये होकर गुजर रहा है, उसकी लंबाई कितनी है, कितनी दूरी तक
ये उसमें से प्रकाश होकर निकल रहा है। जैसे ये जो लंबाई है इसकी, ये प्रकाश इसमें से होकर गुजर रहा है। तो यदि आप इसके और ज्यादा थिकनेस ले लें तो घूर्णन कोण और बढ़ जाएगा। तो ये कितनी दूरी में होकर इसमें से गुजर रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है घूर्णन कोण। दूसरा जो घूर्णन कोण है वो वाष्प या विलयन जिसमें से आप गुजार रहे हैं उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है कि जितनी सांद्रता होगी उतना ही ज्यादा घूर्णन कोण होगा। जैसे आप कैम्फर को यानी कि कपूर को अल्कोहल में सॉल्यूशन बनाते हैं या शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये घूर्णन कोण इस बात पर निर्भर करेगा कि उस सॉल्यूशन की सांद्रता कितनी है। साथ ही तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आप एक से ज्यादा प्रकाशिक सक्रिय पदार्थों को एक दूसरे से में मिलाते हैं और फिर उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं, तो जो प्राप्त उसका जो घूर्णन कोण होगा वो प्रत्येक जो सक्रिय पदार्थ है उसके घूर्णन कोण के बीजगणितीय योग के बराबर यानी अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। जैसे θ1 एक ऑप्टिकल एक्टिव जो पदार्थ है उसके कारण जो एंगल है वो θ1 है, दूसरे के कारण θ2 है, तीसरे के कारण θ3 है। तो फाइनल जो एंगल होगा, रोटेशन एंगल होगा, वो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 होगा। एक और चीज पे निर्भर करता है, वो जो आप प्रकाश जो आपने समतल ध्रुवित प्रकाश लिया है उसकी तरंग दैर्ध्य पे यानी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ये वेवलेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्पष्ट है कि यदि वेवलेंथ ज्यादा है तो कोण कम होगा और वेवलेंथ कम है तो घूर्णन कोण ज्यादा होगा। आप इस फिगर से देख सकते हैं कि ये जैसे लाल रंग का जो वेवलेंथ है वो कम होती है, सॉरी लाल रंग की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो कम होती है। तो यहाँ ये लाल रंग की वेवलेंथ और ये वो वॉयलेट के लिए, तो लाल रंग के लिए तो जो कोण है वो कम है और जो बैंगनी के लिए, वॉयलेट के लिए जो ध्रुवण कोण है वो ज्यादा होता है। तो उसी पदार्थ में भले जो प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ है उसकी सांद्रता भी वही है, उसकी लंबाई जिसमें वो एंटर कर रहा है वो भी आप उतनी ही रखें। तो घूर्णन कोण इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किस वेवलेंथ का जो प्रकाश है वो उसमें एंटर कर रहा है। यदि वॉयलेट का होगा तो घूर्णन कोण ज्यादा होगा, यदि रेड होगा तो घूर्णन कोण कम होगा। यदि आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराएं तो चूंकि हर वेवलेंथ की लाइट के लिए घूर्णन कोण अलग अलग है, तो आपको अलग अलग प्रकाश जैसे अलग अलग कोण पर आपको मिलेगा। जैसे ये एक तरह से डिस्पर्शन की तरह से ही आपको दिखाई दे रहा है कि आपने व्हाइट लाइट एंटर कराई तो अलग अलग कोण पर आपको लाइट मिलेगी, अलग अलग कोण पर ध्रुवित होगी लाइट। सबसे कम कोण पे वॉयलेट की और सबसे ज्यादा कोण जो होगा वो रेड का होगा। धन्यवाद।